जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड रीजनिंग विद इजी में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, ये आपका एनटीपीसी स्पेशल और मैथ्स का वीडियो होने वाला है। मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो टारगेट हम लोगों का क्या है, 30 में से 30। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है ना। और ये जो भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिलहाल आपके 11 दिन बचे हैं, 11 दिन क्या हम कहें तो जो भी अब 2-4 ही दिन बचे हैं ना 28 दिसंबर में। तो लगे रहिए कंटिन्यू, और जिसका पेपर जिस तरीके से आता रहेगा उस हिसाब से उसको मेल भी आते रहेंगे, है ना। तो आजकल मेल भी अपना चेक करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं, बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिए, है ना। आपका प्रैक्टिस बहुत जरूरी होना है और ये डायरेक्ट मिल जाएगा तो आपको आंसर वहीं आपको बस क्लिक करना होगा। यदि 15:x समानुपात 5:y हो तो x/y बराबर क्या होगा। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, पूछा किसका, x/y का, तो इसका हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये कैसे, ये सॉल्व करके। ठीक है, कैसे कर रहे हैं हम लोग, एक मिनट, ये जो है वो अपोजिट हो जाएगा ऐसे। एक मिनट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका होता है तो ये 3:5 आएगा। ठीक है, 3:1 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग जैसे 15/x बराबर 5/y सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, तो 1 और ये 3 है। तो यानी अब फाइनली क्या हो जा रहा है, पूछा है x/y का। तो ये चीजें जो है पहले 3y कर लीजिए और x कर लीजिए, x और 3y। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, इधर y आ जाएगा और यहाँ 1, तो 3:1। ठीक है, ये चीजें थी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद 1200 रुपये को 2 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाए तो अर्जित ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि बोल रहा CI है ना, CI बराबर क्या हो जाएगा, P/1 प्लस और R/100 की पावर T-1। ठीक है, 2 वर्ष इसमें बोला है, तो यहाँ पे 1200 ये कट गया तो इसका हो जाएगा 11 में 121। ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट अगर सॉल्व करेंगे तो 121 का डायरेक्ट बचेगा हमारे पास 21 बटे कितना हो जाएगा भाई, 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 24 1 25। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे चलते हैं हम लोग, ये हम लोग कई बार जान चुके हैं तो इतना ज्यादा मतलब उसमें टाइम नहीं खर्च करेंगे। 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं, काम का 6वां हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक का छोड़कर चले जाते हैं। काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन समय और लगेगा, कुल मिलाकर कितने दिन लगेंगे। तो देखिए 60 व्यक्ति थे और 36 दिन में उसे कर लेते, काम क्या हो, एक ही कंप्लीट हो जाता, यानी कि M1 × D1/W1। अब क्या है, काम का 6वां हिस्सा पूरा होने पर, 6वां हिस्सा मतलब 1/6, अर्थात बचा क्या है, बचा है 5/6 भाग। काम कितना बचा है, 5/6 भाग बचा हुआ है। 1/4 श्रमिक क्या हो गए, छोड़कर चले गए। श्रमिक कितने हैं, 60, कितने चले जा रहे हैं, 1/4, कितने, 1/4, तो 4 × 4 और 4 × 5 = 20, अर्थात 15 चले गए। तो बचे कितने हैं भाई साहब, 15 निकाल लेंगे तो उसमें अभी भी हमारे पास 45 मजदूर बचे हुए हैं। और काम को पूरा करना है तो मान लेते हैं वो x दिन ये लोग और करेंगे तो उनका काम कितना पूरा हो जाएगा, 5/6 भाग पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर ही चला जाएगा फाइनली, है ना। ऊपर गया तो इसका मतलब 6 × 36 से डिवाइड कर लेगा, और ये 5 × 45, 9 से डिवाइड करिए, 3 दूनी 6 और फिर 3 से ही 3 दाम 30, अर्थात कितना हो जाएगा भाई, 20 दिन ये और काम करेंगे, है ना। पूछा कुल मिलाकर कितने दिन समय लगने वाला है, और कब ये लोग गए हैं, काम का 6वां हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले गए, यानी कि 6वां हिस्सा तक तो ये लोग साथ में रहे हैं ना। तो 6वां हिस्सा पूरा होने तक यानी कि इसमें 6 दिन और लगेंगे। देखिए 36 दिन हैं
और काम का कितना भाग पूरा हो गया, 1/6वां भाग, यानी कि टाइम कितना लगा है, 6 दिन। तो 6 दिन और जोड़ देंगे, कितना कहाँ था हमारा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या, यहाँ पे ऐसा कुछ 46 हमें दिख रहा है, 46 आना चाहिए भाई, 20 कैसा हो गया, ठीक है यस ठीक है, यहाँ पे 3 दूनी 6 होगा ना, तो ये 20 होगा, तो 20 दूनी 40 और ये 6 जोड़ देंगे, 46 दिन आएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान दीजिए भैया, बहुत गलत हो रहा है इससे मेरे से। किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिन के समय में काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है। वो सेम वही है, मान लीजिए 42 व्यक्ति हैं, 75 दिन काम करेंगे, है ना, तो काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इधर क्या है, 28 व्यक्ति हैं, 90 दिन ये लोग काम करेंगे, तो काम का कितना भाग पूरा हो जाएगा, तो मान लेते हैं काम का x भाग पूरा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा यानी x भाग वो लोग करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 और 3 तिया 9, यहाँ पे किससे 5 से कर लेते हैं, 5 से कम 5, 5 25 और 5 छक्का 30, तो ये 6 12 है, यानी कि 3 दूनी 6, 3 5 15, ऊपर से देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बराबर 4/x, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा वो उधर, है ना, तो x बराबर 4/5। तो कितना भाग पूरा होना है भाई, हम लोगों ने कहा था कि x भाग तक वो लोग पूरा कर लेंगे, तो 4/5 भाग ये लोग पूरा कर लेंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों एक ही सवाल है, कुछ है नहीं। प्रभात किसी निश्चित गति से 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह प्रत्येक 3 किलोमीटर अधिक और तेज गति से साइकिल चलाए तो वह गंतव्य तक पहुंचने में 4 घंटे समय कम लेता है। प्रभात ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाई। तो निश्चित गति से 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है ना। यदि वह प्रत्येक घंटे 3 किलोमीटर अधिक तेज गति से साइकिल चलाता है, यानी कि हर घंटे में 3 किलोमीटर अधिक इंक्रीज करेगा क्या, और कह तो वही रहा है। फिलहाल हम लोग चाल मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो क्या हो जाएगा भैया, समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा यहाँ पर ये 240 ही होना चाहिए। ठीक है, 240 है यहाँ पे, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, 240/x, है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, समय। अब क्या है, यदि वह उसी चाल से चलेगा, ठीक है, उसी चाल से चलेगा, देखिए 4 घंटे कम समय लेता है, कब लेता है, जब वह बहुत तेज चलाने लग रहा है ना, यानी प्रत्येक घंटे में 3 किलोमीटर अधिक तय करता है। तो उसको हम लोग घटाएंगे, जब अधिक तय कर रहा है तो दूरी समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये समय ही है। तो समय पहले वाला समय और जो कम किया जा रहा है वो समय, तो दूरी अभी भी समान है, लेकिन क्या है, चाल में वो क्या कर रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है ना। तो अब कितना बच रहा है भैया, 4 घंटा अधिक हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट मैं इतना बोल रहा हूँ उसमें समझ में आ जाना चाहिए, है ना। पुरानी चाल से जो चल रहा होगा और बढ़ाई हुई चाल से जब चलेगा, तो पुरानी चाल में से बढ़ाई हुई चाल को घटा लेंगे, यानी कि उसके द्वारा लिया गया समय, तो वो जो हमारा इस समय बच जा रहा है वो उसके बराबर ही तो होगा। बस ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। इसको हम लोग अगर एलसीएम लेना है तो एलसीएम लीजिए, नहीं तो ऐसे ही गुणा करना है तो गुणा कर लीजिए, x + 3। फिलहाल इसका हम लोग क्या करते हैं, गुणा करा करके इधर गुणा कराएंगे, तो यहाँ पे 240 x माइनस और 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, 6 1 7, इसमें जो है ये प्लस रहेगा, माइनस नहीं, ये इधर माइनस है, तो 240 x, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा भाई, 4। तो ये महोदय तो निपट गए, है ना। बचा ये है, तो ये भी अभी डिवाइड कर लेगा, देखिए 4 और 1 कम 4 और 4 8
32 है ना 180। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स और इधर से आ जाएगा माइनस का 180 बराबर 0 है ना। हमें एक्स ही फाइंड आउट करना है। तो 180 हमारा यहाँ पर है, तो उसको हम लोग किस तरीके से अलग किया मतलब अलग अलग कर सकते हैं कि हमारा 3 बचे। तो 12 पंचे 60, 12 कम 12 6 18, ठीक है 12 और 15 हो रहा है। हमें किसका बचाना है, प्लस का बचाना है। तो प्लस वाला जो होगा 15 का यहाँ लेंगे हम लोग 15x और यहाँ माइनस का 12x। थोड़ा सा मैं थोड़ा शॉर्ट चल रहा हूँ है ना, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। ये पाइथागोरस पर में ही लगा रहे हैं, चलिए लगाई दिए। तो इसको हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x ही मिलेगा, 15x प्लस 15 बचेगा। यहाँ पे 12 माइनस का कॉमन लेंगे तो फिर से प्लस का 15 ही बचेगा। तो यानी x बराबर क्या आएगा भाई साहब 12। यही तो हम लोग मान भी रखे थे ना कि क्या है उसकी जो पहले वाली चाल है वो x किलोमीटर है। स्थिर जल में रजनी 7 किलोमीटर में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है, जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है। क्या पूछ रहा है, धारा की गति क्या होगी। देखिए धारा की गति क्या होती है, धारा की गति जो है हमें निकालनी है तो विपरीत चाल, विपरीत वाली है ना, माइनस और अनुकूल वाला है ना। अनुकूल में जो है टाइम कम लेगा, ठीक है, बटे इसका भी 2 करेंगे तो ये धारा की चाल निकलेगी। तो 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है। तो ये स्थिर जल में, अरे ये तो स्थिर जल है ना। तो अब ऐसा करते हैं, स्थिर जल का ये देखिए स्थिर जल का दे रखा है और जबकि धारा के विपरीत वह 4 किलोमीटर 4 घंटे में 48 किलोमीटर चला सकती है। अब हमें एक काम और करना होगा, पहले शांत जल वाला में निकालना होगा। तो शांत जल वाले के लिए शांत जल में चाल बराबर क्या होता है, और जो अनुकूल आ रहा है वो और प्लस प्रतिकूल जा रहा है वो, जो भी हो बटे 2, ठीक है। तो शांत जल में जो चाल है वो कितना भैया, और शांत जल में 135 बटे 7.5, तो 135 बटे 7.5 किलोमीटर में है और 1 घंटे में, तो टेंशन वाली बात नहीं है। ये कौन सा 7.5 है, तो दूरी बटे समय, ये चाल ही आएगा बराबर। अनुकूल जो चाल है वो तो नहीं दिया है लेकिन प्रतिकूल दे रखा है, तो उसको निकाल ही लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 1 और 2, ठीक है 12 किलोमीटर प्रति घंटा ये है। तो x इसका मान लेते हैं प्लस 12 बटे 2, ठीक है। तो इसको भी हम छोटा करना चाहे तो कर लेते हैं फटाफट, है ना। और ये हटाएंगे तो ये इधर 0 बढ़ जाएगा। और फिर इसको 5 एकम 5, 5 25, इसको फिर से डिवाइड करिए आप, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, इतना है। 3 5 15 और 3 में 27, 5 बच रहा हुआ है तो 5 से वो कटे उठेगा नहीं, है ना। अब बचा हुआ 90, 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 180 इधर, और इधर करेंगे हम लोग 5x प्लस 12 पंचे 60, ये जाएंगे घटा लेंगे तो बचेगा कितना, ये बच जा इधर आएगा तो ये घटेगा तो बचेगा 120, और इसको हम लोग क्या करेंगे 5 से भाग कर देंगे। तो 5 से भाग करने वाले हैं तो कितना हो जाएगा भैया, और 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20, ठीक है, इतना हो जाएगा 24। तो अब हम क्या करेंगे, धारा की चाल निकालना है, हमें धारा निकाल लेंगे। तो विपरीत वाले में क्या है, पहले विपरीत जो होता है हमेशा ज्यादा होता है। तो ये हमारा अनुकूल आ गया, प्रतिकूल कितना है भाई, ये चाल ही तो है ना। तो 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20, ये तो ये ज्यादा आ रहा है यहाँ पे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है ना। अच्छा हाँ ठीक है, ये उल्टा हो गया थोड़ा सा, आप ये वाला चिन्ह लगा लीजिए। तो यहाँ पे है 24 माइनस 12 बटे 2, यानी कि 12 बचा है, 12 में से 12 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, 6 आ जाएगा शांत जल में नाव की चाल, ठीक है। तो ये थोड़ी सी अथॉरिटी हमें ले करके तब इधर सॉल्व करना है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई साहब आपका 6 ही, ठीक है। अनुकूल जो है
अनुकूल चाल ज़्यादा होगी, टाइम ज़्यादा लेगा, तो थोड़ा सा ये अपोजिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माइनस का कोई सेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, आगे चले हम लोग। आगे जो है सिंपलीफिकेशन दे रखा है यहाँ तक, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। सिंपलीफिकेशन जो है आपको सॉल्व करना होता है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 15 और 5 को गुणा कराएंगे, 15 पचे 75, 75 में से वो भी माइनस का है तो एक घटेगा, है ना, तो 75 में से 31 घटाएंगे, बचेगा कितना भाई 4, और यहाँ पे 4, 44 बच गया, वो भी हो जाएगा माइनस का पूरा। इसको आप सॉल्व करिए 72, चलिए अच्छा मैं लिखे चल रहा हूँ 30 और ये माइनस 44। ठीक है, फिर से घटा, बचा कितना 14, 14 फिर यहाँ आया तो माइनस का था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या हो गया +14। अब +14 जो है अब इसको जोड़ेंगे हम लोग, फिर इसको भाग करेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12 और 3 1 4 और 4 1 5, है ना, और कुछ छूट तो नहीं रहा कहीं, और यहाँ पे डिवाइड है 72 से, इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ हो गया है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से कटना चाहिए। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूँ, थोड़ा बात समझ में आए यहाँ क्या था। ऐसे तो दिख तो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, वो गुड़ा ही है, उसके बाद ये चीजें हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे देखिए सिंप्लीफिकेशन जो है भैया वो जो है काफ़ी ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है, टाइम ज़्यादा गड़बड़ कर देता है। तो देखिए फिर से उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद देन हम लोग गुणा कर लेंगे। पहले भाग करेंगे फिर गुणा करेंगे 5 से। तो इसको हम लोगों ने भाग किया था 4 1 4 और 4 5 20, ठीक तो है, और उसके बाद गुणा है तो गुणा कर लेंगे, एक मिनट, गुणा करेंगे तो 15 गुणे 5, इसी में गुणा कराएंगे ना हम लोग, तो 75 हो रहा है। ठीक है भाई, माइनस को भी 75 होगा, और फिर यहाँ पे हम लोग ये प्लस का है ये माइनस का है, घटाएंगे तो बचेगा कितना 4, और फिर वापस 4 ही तो बचेगा, लेकिन किसका बचेगा माइनस का ही बचेगा, तो माइनस, हाँ ठीक है, ये माइनस का बचा था ना, ठीक है गड़बड़ हो गया था, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 44। इनको हम लोग जोड़ेंगे आपस में तो जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 74, लेकिन फिर से किसका माइनस का, और ये है 38। अब 38 में से 74 को हम लोग क्या कराएंगे घटाएंगे, तो 14 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6, और 6 में से 3 घटाएंगे 3, तो 36 72, तो 36 दूनी 72, लेकिन ये देखिए चिन्ह माइनस का था तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, यहाँ जो है चिन्ह के चक्कर में गड़बड़ होने लगा था, तो करेक्ट आंसर -2 हो जाएगा। पी का कौन सा मान समीकरण इनको संतुष्ट करेगा, भैया इसको तो ऑप्शन से उठाना है, वो ऑप्शन से उठाने के लिए ही बोल रहा है। पी का वह कौन सा वैल्यू होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो अच्छा ये जो है इस तरीके का दे रखा है, तो आपस में गुणा कराने वाला मसला है ना, लेकिन है सब अंडर रूट में ही। तो दो तरीका है कि आप इसको क्या करेंगे, देखिए ये जो है आपस में इनका गुणा कराइए, गुणा कराएंगे तो ये देखिए पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन उठा सकते हैं आपकी मर्जी, पी स्क्वायर हो जाएगा, और ये ऑलरेडी क्या है अंडर रूट में ही है सब, 240 और गुणे 540। हाँ ये कर सकते हैं कि इनका जो है अंदर से आप निकाल सकते हैं पहले, उसके बाद फिर इनको रूट में भेज देंगे, यही करेंगे। तो इस एक 10 आ गया, ठीक है, एक 10 आ गया, और 54 है, और यहाँ पे 24 है, तो इसका भी पेयर बनाइए भाई। तो देखिए 4 है, 4 संग 24 होता है, तो 4 में से 1 2 तो बाहर निकल जाएगा, ये 6 है, तो 6 9 ये 54 होता है, यहाँ पे 6 और गुणे 9, तो ये 6 भी निकल गया, और यहाँ पे 3 निकल गया, इस तरीके से है गुणे 10, इतना है। और इसको भी अभी मामला क्या है, हमें p का मान निकालना है ना, p की वैल्यू यहाँ पे रखनी है जो इसको संतुष्ट करे। फिर से जो है अंडर रूट में ही आने लगेंगे, क्या हो जाएंगे अंडर रूट में आएंगे। जब ये फिर से अंडर रूट में आएंगे, स्क्वायर हटाया जाएगा, तो इसमें से ये वाले 2 में से और 1 2 ये निकलेगा, और यहाँ पर 3 है तो ये 3 निकल जाएगा, अर्थात इसमें से कितना निकल जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 6 निकल जाएगा, लेकिन अंदर जो है 10 बेचारा
फंसा रह जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे आप, तो इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर 6√10। ठीक है, तो ऐसे बेसिक तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। आगे ऑप्शन भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में अंतःवृत्त और परिवृत्त की लंबाई क्रमशः 2 इकाई और 6 इकाई है। अंतःवृत्त केंद्र और परिवृत्त केंद्र बिंदु के बीच की दूरी जो है वो कितनी होगी? तो अंतःवृत्त और परिवृत्त की जो है लंबाइयां क्रमशः दे रखा है, और ये जो है बहुत प्यारा सा सवाल है, बढ़िया सा सवाल है। पहले हम क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, ये ऐसा पूछ लेता है, और इसके एक अंतःवृत्त बना लेंगे और एक परिवृत्त बना लेंगे। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, एक की 2 है, और दूसरे की टोटल कितनी हो जाएगी भाई, कहीं से भी ले जाएंगे तो हम लोग उसकी 6 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके का दे रखा है। तो इसमें अंतःवृत्त के और परिवृत्त के बीच बिंदु के बीच की दूरी पूछ रहा है। यानी कि एक चीज तो क्लियर है कि जो यहाँ पर इसका डिस्टेंस है यहाँ से केंद्र वो अलग होगा और इसका केंद्र कहीं अलग हो जाएगा। ठीक है, इसका केंद्र जो है कहीं दूसरे जगह पे होगा, और इनके बीच की मान लेते हैं इसका केंद्र यहाँ पर होगा तो ये यहाँ से जाएगा। ठीक है, वो वाला नहीं होगा, तो इसके बीच में ये वाली दूरी वो पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से इधर चला गया और इसमें से पूछ रहा है कि अंतःवृत्त केंद्र और परिवृत्त केंद्र के बीच की दूरी। ठीक है, इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले देखिए d बराबर हो जाएगा हमारा I और O होता है, तो यहाँ पे जो R है हमारा, देखिए कैपिटल R मान लीजिए 6 और स्मॉल r मान लीजिए 2। ठीक है, तो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा डायरेक्टली एक फार्मूला याद रखिए, I इंटू O, जो किसमें होते हैं हम कहें तो अरे इसे क्या कहते हैं, चलिए कुछ भी कहते हो, इसको हम लोग इस तरीके से डायरेक्ट हम फार्मूले अगर सवाल में जाएं तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैपिटल R जो बड़ा वाला R होगा R और R माइनस R, बस इसका जो है उसका आंसर आ जाएगा। तो 6 और अंदर 6 में से 2 घटा लेंगे तो 4, तो ये 6 और 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है 6 और 4 में से सॉरी यहाँ फार्मूला जो है 2R होगा, 2R। ठीक है, 2R होता है, तो ये 4 घटता है, 6 में से 4 घटा लेंगे बचेगा कितना 2, तो अंदर 6 गुणे 2 ये बचा हुआ है, इससे बाहर कितना निकल जाएगा 2 और √3 ये रह जाएगा। ठीक है, ये आप लोग फार्मूला याद कर लेंगे, इन दोनों के बीच का ऐसा कुछ सिचुएशन हो तो आप ध्यान देंगे। अब ये बात है कि ये जो है सवाल आपको आपने देख लिया है यहाँ पे, तो कितना फायदा इसका होने वाला है, अगर ये एग्जाम में आता है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से इसको पढ़ लीजिए, त्रिभुज एबीसी में अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं की लंबाई क्रमशः दोनों दे रखा हो, तो अंतःवृत्त और केंद्रवृत्त के बीच के जो बीच की दूरी होगी, केंद्रों के बीच की दूरी वो पूछ रहा है। यानी कि इसकी जो केंद्र होंगे आपस में अलग अलग होंगे, डायरेक्ट आप इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो जो बड़ी वाली त्रिज्या होगी वो यानी कि आप कैपिटल R कहेंगे, और छोटी वाली जो होगी उसकी दोगुना करके उसी बड़ी वाली में से आप घटा लेंगे, अंडर रूट में ही रख के आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो ये भैया इसको याद रखिए, इस पर डबल ट्रिपल फोर्थ और 5 स्टार लगा लीजिए। ठीक है, आगे अब ये भी प्यारा सा सवाल है, ज्यादा कुछ है नहीं लेकिन समझने की जरूरत है इसमें। और त्रिभुज XYZ शीर्ष Y पर समकोण है, किस पर समकोण है, Y पर। ठीक है, यदि कोण यानी कि M कोण Z बराबर 30 अंश हो, यानी कि यहाँ पर Z को जो है 30 अंश बनाया जा रहा है, तो साइन x माइनस 3√2 है, 2 का मान होगा। एक चीज तो क्लियर है कि जिसको 30 बनाया जा रहा है, यानी z वाले को 30 बनाया जा रहा है, और उसके अपोजिट
एक्स का जो है एक्स के टर्म में वैल्यू पूछी जा रही है। तो सीधी सी बात है भाई साहब, जब वाई जेड है, मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए एक्स वाई जेड। अब देखिए ये 90 होगा और वो बोल रहा है कि जेड जो है, कोण जेड जो है 30 है। इसका मतलब अब देखिए साइन एक्स की वैल्यू रखने के लिए बोल रहा है, तो इसका मतलब ये 60 रखवाना चाहता है। तो अब आपको साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे रखनी होगी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है साइन 60 की, √3/2। यहाँ पे -3/√2। सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2√2, और इधर गुणा ही करते हैं आमतौर पे, नहीं तो हम लोग क्या कर लेते हैं और एलसीएम भी ले लेते हैं। अंदर हो जाएगा यहाँ पे √6 और -6। ठीक है, इतना हो गया। ये तो इतना ऐसे ही दे रखा है, कुछ सवाल ही सॉल्व नहीं करना आगे, और अगर करना भी होता तो कर भी क्या लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर, समलंब चतुर्भुज है, समलंब। ठीक है, समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:2 है। उनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, 15 सेंटीमीटर है, तथा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तदनुसार समांतर चतुर्भुजों की लंबाइयों का योग कितना है। अब समांतर चतुर्भुज के जो है लंबाइयां पूछा है हुआ है। अब देखिए क्या है, ऐसा वाला हो तो जब उसका जो है एरिया दे रखा है, तो एरिया डायरेक्ट जो है समलंब, समलंब का मतलब जो होगा कुछ इस टाइप का जो है इस टाइप का वो देता है ना। तो समलंब याद रखिए, इसका डायरेक्ट जब एरिया निकालना हो तो आप क्या करेंगे, हाफ, इसका जो एरिया का सूत्र होगा क्षेत्रफल, हाफ, और दोनों जो होंगी भुजाएं, जो समांतर भुजाएं होंगी उनको जोड़ना है, x1 x2 करके जो भी हो जोड़ लीजिए, और फिर उससे ऊंचाई जो है गुणा करा लेंगे। ऊंचाई जो होती है सबसे न्यूनतम क्या होती है, दूरी होती है। तो देखिए 1/2, और इनको जोड़ते हैं। देखिए ये बेसिक होता है, जोड़ेंगे तो देखिए 3 और 2 है, अनुपात में दे रखा है। इनको हम लोग जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x 2x क्या हो जाएगा भाई 5x, 5x गुणे ये महोदय कितने हैं 15 हैं, और इसका फाइनली जो पूरा एरिया दे रखा है 450 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, ये डिवाइड कर लेंगे। देखिए 5 ने 45 और फिर 15 है, तो अब तो पूरा कटेगा नहीं, है ना, नहीं कट जाएगा, 15 छक्का 90, है ना। तो ये पूरी तरीके से कट गया, तो 6 दूनी 12, ये x बराबर क्या आ गया 12। अब x बराबर 12 आया, लेकिन पूछा क्या है, समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग कितना है। तो समांतर भुजाओं की जो लंबाइयां हैं वो कितनी कितनी हैं। समांतर मतलब इस वाली समांतर, ये वाली है, इनका योग करते हैं ना हम लोग। ठीक है, और इसके बीच का, तो समांतर वाली भुजाओं की लंबाइयां पूछ रखा है। तो कुछ नहीं करना है आपको, x की वैल्यू रखिए, तो 12 36 और 12 दूनी 24, जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा भाई 0 और ये 6, 60 हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। ये देखिए ये वाला करेक्ट आंसर होगा। ये भी देखिए प्यारा सवाल, ये इसमें जो है ये वाले हमें बहुत प्यारे सवाल लगे हैं, यही मेरिट तय करेंगे। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, फिर से मिल गया बढ़िया वाला। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 तथा 7 सेंटीमीटर है, उनके विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर, तदनुसार उनका क्षेत्रफल क्या होगा। तो डायरेक्ट ऐसे वाले जो समांतर चतुर्भुज होते हैं, चित्र उत्तर मत बनाइए, डायरेक्ट 1/2 और 15 + 7 और उसके बीच की जो ऊंचाई होगी वो, तो आप इसको तुरंत निकाल लीजिए। 15 7 कितना हो जाएगा भाई 22, और 1, अरे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लेकिन यार ये विकर्ण दिया है, इनके बीच की ऊंचाई नहीं दिया, बड़ा बड़ा खुश होकर लगाते जा रहे हैं, है ना, दौड़ते दौड़ते। अब हमें क्या करना होगा, चित्र बनाता हूं मैं। देखिए चित्र बनाना ही पड़ेगा, इसमें क्या है समांतर चतुर्भुज है, तो ऐसा कुछ मैं चित्र बना देता हूँ कि ये ऐसा समांतर चतुर्भुज है, और उसकी एक विकर्ण की लंबाई जो होगी, मान लेते हैं यही जो है, कोई एक 20 है और एक कोई 17 है, और सॉरी 15 है और 7 है। ठीक है, तो मान लेते हैं 15 ये है और 7 ये है। तो अब हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज का निकालेंगे, किसका, एक त्रिभुज का, और 2 से गुणा करा देंगे, वो भी आंसर आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे वाले से लगाएंगे। क्षेत्रफल पूछा है
यहाँ जो है विकर्ण दिया हुआ है। और यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो है एक समलंब चतुर्भुज बोला है और ये क्या बोला है, समांतर चतुर्भुज। बड़ा जल्दी खुश मत होइए, है ना। तो आप सोच रहे होंगे अपने आप, तो चलिए ठीक है। समांतर में हमें क्या करना होगा, इस तरीके से समान अंतर होती है उसमें, ठीक है। समलंब में क्या होता है, लंब जो है समान होती है उसमें, ऐसा उसमें बना होता है। तो इसका हम लोग हाफ वाले से लगा लेंगे, तो तीनों भुजाओं बटे 2, ये एस आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे भाई साहब, कितना हो जाएगा, और 22 और 42 हो जाएगा, 42 बटे 2 21। ये हमारा एस कितना आ गया, 21। अब हम लगाएंगे इसका क्षेत्रफल, तो एरिया में क्या हो जाता है, अंडर रूट एस और एस माइनस ए, यानी डायरेक्ट मैं रखता चलूँ 21 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा भाई, 21 में से हम लोग 7 घटा रहे हैं तो 14 बचेगा, गुणे 21 में से 15 घटाएंगे तो 16 बच रहा है, ठीक है। 21 में से 20 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। सबको फटाफट गुणे में कर लेंगे, है ना। इसका फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और अंडर ब्रैकेट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे हम लोग, इसमें से बाहर निकालेंगे जो जो निकल सकता है। देखिए 21 है तो देखिए 7 इसमें से और 7 इसमें से, तो एक 7 निकल गया, और ये 3 था, है ना। यहाँ 16 ही है, में 16 कहाँ से बच गया यार, 6 बचेगा ना, हद हो गई यार, मतलब क्या बताया जाए। और यहाँ पे 2 है, इसमें से एक 2 निकाल दीजिए, तो 2 और ये वाला 3 बचा हुआ था, और इसमें का एक 3, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, 7 त्रिक 21, 7 और 3, 6 दूनी 12, 2 और 3, 7 दूनी 14, 7 और 2, ठीक है। पेयर सब पूरा हो गया, 7 दूनी 14 और 14 42 है करेक्ट आंसर, हाँ है, ठीक है। ये समांतर है और वो वाला समलंब था, बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान देंगे समांतर और समलंब में। ओके। एक हाथ घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, उसका विक्रेता एक खरीदार को क्रमानुसार 10 और X% की छूट पर देता है। खरीदार उसे 12 सॉरी क्या हो रहा है यार, इतना 1224 रुपए में खरीद लेता है, तो X की वैल्यू, तो अंकित मूल्य जो है उसका भाई साहब 1600 है, और उस पे पहले कितने का छूट मिल रहा है, 10% का छूट मिला है, तो 90 बटे 100 गुणे फिर से X% का छूट मिला है, तो 100 माइनस X बटे 100 बराबर कितने में बेच दिया गया, 1224 में। देखिए ये एक बेसिक सा हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये वाला 0, और अब क्या करेंगे आप, इसको जो है अब गुड़ा उड़ा ही कराइए, है ना, और कोई रास्ता तो है नहीं। थोड़ा बहुत छोटा आप करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे और 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, फिर से हमें उधर ही जाके गुड़ा कराना पड़ जाएगा, है ना। तो 16 ही रहने दीजिए, इसको गुड़ा कराइए, और 16 दहा में 160 होता है, उसमें से 9 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा भाई, 100 सॉरी 16 ही घटाना है उसमें से फिर से। तो फिलहाल 9 चक 54 कर लीजिए फटाफट, 9 चक 54 और 9 कम 9 और 9 में 5 जोड़ देंगे, 14 ही आएगा, है ना। पहाड़ा वाली बात है, इसमें इतना 0 ये हटा दीजिए, और माइनस 144 और बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको गुणा कराएंगे हम लोग, यानी पूरा 1224 ही लिखेंगे, 1224 और 0 ये जाके उधर घटाएंगे, ठीक है। 144 ये x है, तो इसमें क्या करेंगे देखिए ध्यान से, 12 इतना और ये कितना भाई 14 400 है, घटाइए 0 4 और यहाँ पे 8 है ना, और अरे बड़ा कौन सा है भाई, बड़ा उल्टा हो गया, बड़ा तो नीचे वाला ही है ना, तो बड़ा नीचे वाला है, तो इसको ही घटाएंगे तो ये बचेगा 0 और यहाँ पे बच जाएगा 6, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 2, तो माइनस का 2160 है, और ये कितना है माइनस का 144, ठीक है। इसको भाग करेंगे x बराबर आएगा, दोनों माइनस का हो जाएंगे, तो 2160
बटे 144। अब इसको हमें डिवाइड करना है, तो मुझे लग रहा है ये 15 बार में ही चला जाएगा, है ना। 5 बार में देखते हैं। अच्छा, 5 चक्कू 20 और 5 चक्कू 20, 20 2 22, इसका मतलब नहीं जाएगा, ठीक है। तो 15 बार में ही कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप देख लेंगे, पूरा सॉल्व कर लेंगे। करेक्ट आंसर फिलहाल यही हो जाएगा, है ना। और इतना ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत भी क्या है, जब आंसर जो है इतने में ही प्राप्त होने लगा है 15, ठीक है। 5 हो ही नहीं रहा तो 15 ही होगा। कैलकुलेशन ध्यान दीजिए भैया। एच तथा डब्ल्यू की मासिक आय का अनुपात 4:3 है। उसके खर्च का अनुपात 3:2 है। उनमें से प्रत्येक 600 रुपये प्रति मास की बचत कर लेता है। डब्ल्यू की आय कितनी है? डब्ल्यू की आय कुछ है नहीं। देखिए एच और डब्ल्यू की मासिक आय इतनी है, तो हमें डब्ल्यू की बताना है भाई। और कौन खर्च? प्रत्येक यदि उनमें से प्रत्येक ने 600 रुपये प्रति मास की बचत कर ली है, तो सीधी सी बात है x बराबर जो है, अभी देखिए x क्या है, ये 4x और प्लस, या इसको अलग अलग ही करिए, 4x माइनस 3y बराबर, ये अनुपात में था ना, अनुपात में था, बराबर 600 बटे, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 3x, और ये हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 600 ही। दोनों जो है सेम बचा रहे हैं, है ना। तो डब्ल्यू की आय पूछ रहा है, किसी की भी आय पूछे, अब हमारी मजबूरी है कि हम इसको सॉल्व करेंगे ही करेंगे। देखिए आय में से व्यय हम लोगों ने घटा लिया, यह अनुपात आपस में था, बराबर जो है बचत ही है ना। अब हमें काटना है, तो किसी को भी काटना है। पूछ किसका रहा है? डब्ल्यू का। चलो किसी का भी पूछ रहा हो। हम ऐसा करते हैं, इसमें 2 से और इसमें 3 से गुणा करा लेते हैं। तो इसमें 3 से कराएंगे तो 3 इधर और इधर 2, ये हो गया। तो 2 इधर से भी तो करा रहे हैं हम, 2 और इधर 3, ये भी ध्यान देंगे। और फिर वापस इधर भी 3 से ही कराएंगे, तो 3 3 9 और 4 2 8, अर्थात ये जो हो जाएगा घटेगा चिन्ह जब हम लोग क्या करें लेंगे, बदल लेंगे, तो कट गया 6 ही हो जाएगा। और 6 18, 6 2 12, अर्थात ये भी कितना बचेगा माइनस का 600 ही, और यहाँ पे माइनस का x, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया 600, x बराबर आ गया 600। डब्ल्यू की आय पूछ रहा है, और डब्ल्यू जो है कौन है? 3 है, तो 6 18 उसकी आय है। करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कितना प्यारा सा सवाल है ना। ऐसे सवाल आते हैं तो थोड़ा सा और नॉर्मल होता है, प्यारा सा होता है ना, ज्यादा कुछ दिक्कत इसमें नहीं होती है। और आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो एक कक्षा के एक परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक 73 और लड़कों के 71 थे। यदि पूरी कक्षा के औसत अंक 71.8 थे, तो उस कक्षा में लड़कियां कितने % थी? तो ये जो है, अच्छा लड़कियां कितने % थी, तो इसके लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट अपनाया जाए भाई। तो देखिए ऐसा है, यदि इनको हम लोग अलग अलग कर लें, है ना, क्योंकि देखिए जो लड़कियां होंगी, मान लेते हैं जो उनका औसत रहा है ना, बटे में होता है ना, मान लेते हैं इतने संख्याएं हैं और औसत अंक है, सिर्फ औसत अंक ही है, लड़कों और लड़कियों की कोई संख्या दिया है नहीं, है ना। तो मान लेते हैं वो जो है उनकी जो संख्या है लड़कियों की x है, कितनी है? x है, और इनमें है तो लोगों की y है, तो ये पूरी संख्या कितनी हो जाएगी? 73x, है ना। और 73x प्लस 71y कर लिया जाए बटे 2, औसत आ गया ना। बटे 2 करने का मतलब क्या भाई, इसका बटे 2 करेंगे तब तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। बटे 2 नहीं करना है, ये संख्या ही तो है, तो ये है x प्लस वाई, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। बटे उन लड़के और लड़कियों की संख्या, 2 नहीं करेंगे, बराबर औसत कितना है? 71.8 इतना है, ठीक है।
अब यहाँ जो है x और y जो है आपस में टर्म में आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 73x, ये जाके 71x इधर आ जाएगा तो माइनस का 71.8x बराबर, और ये जो है उधर जाके 71x.y रहेंगे और ये आएंगे तो माइनस का 71y हो जाएंगे, यानी कि 0.8y इधर बचा पॉजिटिव और इधर ही पॉजिटिव बच गया। कितना बचेगा ये, और 2 यहाँ दशमलव लगाएंगे, अभी भी बचा है 1 तो इतना x, ठीक है। इसको हम लोग सही कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 2। तो यानी कि इन दोनों का अनुपात जो होगा, उसमें पूछ रहा है कि उस कक्षा में लड़कियां कितने परसेंट हैं। तो लड़कियां x मान लिया गया था, तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई 2/3y, यानी लड़कों का 2/3 गुना लड़कियां ही हैं। तो 2/3 गुना लड़कियां हैं, अर्थात हम लोग देखें कि उनका परसेंटेज क्या बनता है ना। तो परसेंटेज अब देखिए अनुपात में अगर हम देखें तो तीन अनुपात में लड़कियां हैं और इनका जो अनुपात होगा 2:3 होगा, ठीक है। यानी लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात होगा कितना हो जाएगा 2:3। परसेंटेज में हम निकालने जा रहे हैं, तो परसेंटेज में निकालेंगे किस तरीके से इनका, लड़कियों का परसेंटेज निकालना है तो ठीक है, उनका हिस्सा निकाल लेते हैं परसेंटेज में 100, और लड़कियों का निकालना है तो लड़कियों का अनुपात आ रहा है 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3 और 2 5, ठीक है। ये हम हिस्सा निकालना कहते हैं इसे। तो 5 से डिवाइड कर लीजिए तो 5 दूनी 10, फिलहाल ऐसे ही हमें 40 दिख रहा था क्योंकि यहाँ पे देखिए 2:3 में आ रहा है ना। अगर इसका 40 होगा तो उसे ये 3 गुना यानी 60 हो जाएगा, ठीक है। तो लड़कियों का 40 ही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक है, कई सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज किए गए हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे, यदि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% हो, यानी कि बिक्री मूल्य मान लेते हैं 100 रुपए है तो लागत क्या है भाई 95 रुपए है, और क्या। उसके आधार पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ का प्रतिशत क्या है भाई 5% ही है इसमें। 1 मिनट, लाभ का प्रतिशत निकालना है, गलत हो जाएगा तुरंत। ये जो है क्रय इतना है तो लाभ जो है 5 रुपया हो रहा है तो 5 × 100/95, वो इसीलिए दिया है, ठीक है, इसीलिए दिया है। और इतनी जल्दबाजी नहीं करनी आपको, है ना, जो अभी मैंने की थी जो है उस आधार पर बोला, उसके आधार पर लाभ का प्रतिशत, लाभ का हमेशा प्रतिशत जो होता है क्रय मूल्य से ही होता है। तो इसमें इन दोनों में से कोई एक होने वाला है, देखते हैं हम लोग। 5 एकम 5 और 5 ने 45, 1919 है तो 19/25 होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। एक विक्रेता ने अपने वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा और शेष भाग लागत मूल्य पर बेच दिया, तदनुसार उसका कुल लाभ कितने % पर होता है। तो ये भी ठीक ठाक कॉन्सेप्ट है भाई। पहले वो 24% लाभ पर बेच रहा है ना, और अपनी वस्तुओं का 3/4 बेच रहा है। तो 3/4 किसी का हम देखेंगे, हम लोग डायरेक्ट वो मान लेते हैं 100 है संख्या, तो 3/4 तो 25 या 75 वो हो जाएगा, यानी कि अब 75 है और जो बेचा है वो 25 है। तो 75 जो है 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर, यानी 75 को 124/100 के हिसाब से बेचा और प्लस जो शेष भाग है उसे लागत मूल्य पर ही बेच दिया। तो जो शेष है उसे 25 के 25 पे ही छोड़ दिया है ना। अब वो पूछ रहा है कि, और देखिए मैं 100 मान रखा हूँ, ये क्रय मूल्य है 100, गड़बड़ नहीं होंगे आप, 100 क्रय मूल्य है। पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 3 और यहाँ पर 4 और 4 × 12, 4 × 4 हो जाएगा 3 × 3 3 × 9 और प्लस 2 5, जोड़ देंगे 8 और 9 2 11, 118। यानी लाभ कितने का हो रहा है भाई उसमें, तो लाभ हो रहा है 18 रुपए का, है ना। जब 18 रुपए का लाभ हो रहा है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको परसेंटेज में यानी कि लाभ प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे।
तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा भाई, 18 का लाभ हुआ, और हम क्रय माने थे 100, तो अब ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, इसमें डायरेक्ट 18% ही आएगा, है ना। तो इसका जो है करेक्ट आंसर 18 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें देखिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका जो है क्रय ही 100 है, तो 100 से 100 कट ही जाएगा परसेंटेज में। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना है। कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, तो बचे हुए 60 पुरुष होंगे, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मत दिया। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको मान लेता हूँ 100, टोटल को मानूंगा 100, ठीक है। 100 में से 40 महिलाएं थी और 60, जो कि 60 पुरुष हो जाएंगे, ठीक है। 100 और मानने से थोड़ा आसान हो जाता है, और इसका ही 40% महिलाओं ने वोट दिया है और मुझको, तो ये कितना हो जाएगा, 16 महिलाओं ने मुझे दिया वोट, और 60 का ही 60%, तो 60 गुणे 60/100, तो परसेंट को हटा दिया तो 36 आ गया, 36 महिलाओं ने वोट दिया मुझे। तो वो बोल रहा है तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना है। तो मतों का प्रतिशत कितना भाई, इसको पहले जोड़ते हैं, तो हो जाएगा और 6 6 12 और 4 1 सॉरी 3 1 4 1 5, तो यहाँ पर 52 आ रहा है, और उसको हम लोग परसेंट में जब कन्वर्ट करेंगे तो परसेंट में कन्वर्ट करने पर भी 52 ही आएगा, क्योंकि ये 100 ही था, तो 100 गुणे 100 है ना, तो 52 ही आ जाएगा। ये बात समझ आई है। बेसिक ऐसे ही लगाएंगे हम लोग, ऐसा बार बार लिखेंगे नहीं कोई फार्मूला वगैरह। 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी गई, तत्पश्चात 10% बढ़ा दी गई, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो गई। ये वाला शॉर्ट ट्रिक बड़ा आसान है, अगर ऐसा कुछ हो तो आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कुल प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, है ना, या प्रतिशत परिवर्तन वाले से लगा लेंगे। तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21% की बढ़ोतरी हो रही है डायरेक्टली, है ना। कुल कितने रुपए की बढ़ोतरी हो रही है, तो मान लेते हैं जो 100 रुपया है तो भाई 21% यानी 21 रुपए की हो रही है। लेकिन कैसे, तो देखिए पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर प्लस 10% की वृद्धि हुई, अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, गुणे, सॉरी यहाँ पे होता है प्लस यहाँ पे हो जाएगा परसेंट, वो जो चिन्ह के साथ है, फिर गुणे परसेंट और बटे 100। तो ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ एक ही आएगा, 10 10 20 और 1 21%, और 21% को 100 से जब हम 100 वाले भागों में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे 21 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 100 का 21% क्या होगा भाई, 21 ही होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है आप बात समझ गए हैं, और इसके बाद आपको 10 प्रश्न अभी और मिलेंगे, है ना। तो एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की गति से साइकिल चलाकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। जब उसने अपनी गति 2 किलोमीटर और बढ़ा दी तो वह 6 मिनट पहले पहुंच गया। उस व्यक्ति के कार्यालय और उसके आरंभिक स्थान के बीच की दूरी कितनी है, यानी दूरी पूछ रहा है। तो दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय, यानी कि हम निकाले समय देखिए 2 मिनट पहले, 2 मिनट देर करता था, अब पहुंच गया है 2 मिनट पहले, नहीं 6 मिनट पहले ही, सॉरी क्या देख रहा हूँ यार, 6 मिनट देर करता था, अब 6 मिनट पहले पहुंच गया है, अर्थात 12 मिनट। कॉन्सेप्ट ये लगाएंगे, यानी कि अब हम लगाएंगे दूरी क्या है, मान लेते हैं x है, तो समय यानी कि दूरी बटे चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला रहा है ना, इस गति से जा रहा है, तो वो 6 मिनट देर करता है। कितना मिनट देर करता है, 6 मिनट, ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, इसको समय ज्यादा लग रही है। अगली बार क्या है, दूरी तो सेम है, लेकिन वो महोदय क्या कर दिए, वो 2 किलोमीटर और बढ़ा दिए, तो अब 12 कर दिए वो बाबू साहब ने। तो अब क्या हो गया, उसको 6 मिनट और क्या हो गया, जल्दी पहुंच गया, यानी अंतर कितना का हो रहा है, 12 मिनट का। तो बस डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ डायरेक्ट 120 कर दीजिए, यहाँ पे 2x बराबर यहाँ पे 12 ही रहेगा, तो 2 छंग 12, और पूछ क्या रहा है वो, इनके बीच की दूरी। ठीक है, पहले इसको जो है मिनट में है तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। तो घंटे में कन्वर्ट कर देंगे, 6 दाएं में 60, और ये 0 से 0, तो x बराबर 12 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 12 किलोमीटर इसका
करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो मिनट में था, वो भूलेंगे नहीं आप, नहीं पता चला मिनट के चक्कर में फिर वाट लग जाए। आगे चलते, 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंक उलट देने पर प्राप्त होने वाली संख्या का योग एक वर्ग संख्या है, तदनुसार इस प्रकार की कुल संख्याएं कितनी हैं? थोड़ा सा देखिए, जबरदस्त टाइप का ये क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूम करने वाला। तो जब जो टाइम ज्यादा कंज्यूम करे उसे ही कहते हैं जबरदस्त, है ना। तो देखिए पहले कह रहा 2 अंकों वाली संख्या, तो मान लीजिए है 2 अंक की 10x + y है भाई संख्या, और उसके उलट देने पर प्राप्त होने वाली संख्या का योग एक वर्ग संख्या है। तो जब उल्टेंगे यानी पलट देंगे तो हो जाएगा 10y + x, क्या है, एक क्या है, वर्ग संख्या है, यानी कि जो आएगी इधर वो क्या होगी, एक वर्ग होगी, है ना। तो कैसे इसको लिखें, वर्ग संख्या है ऐसे, तदनुसार इस प्रकार की कुल संख्याएं कितनी हैं, इस प्रकार की कुल संख्याएं कितनी हैं। यार इसको कैसे कर सकते हैं आप, कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं इसमें, तुक्का मारने टाइप का कहानी है ना। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो आगे हो जाएगा, आगे जोड़ते हैं तो 11x और प्लस 11y। ठीक है, यानी कि हम क्या ले लेंगे, 11 काम ले लेंगे, x + y, यानी कि ये जो 11 वाला कॉन्सेप्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है 11 को जो है हम लोग इसका जो है पेयर बनाए तो बन जाए, है ना, क्योंकि इसी से जो है कुछ बात समझ में आ रही है। यानी कि 11 जो हो जाएगा, यानी कि 11 प्राप्त होगा कुल मिला के, तो इसका जो पेयर बनाएंगे 11 का, तो 11 के पेयर चाहे जितने बन जाए जो वर्ग कहलाएंगे, और कुछ इस तरीके से भैया इसको रट ही लीजिए, है ना। तो क्या हो सकता है, पहले तो 2 और 9 एक पेयर बन गया, उसके बाद 9 2 11 यानी 29 और 92, है ना, तो इसका भी तो बन रहा है, और प्लस 3 से आगे अब चलते जाए, है ना, तो 3 और 8 कामा 4 और 7 कामा 5 और 6 कामा 6 और 6 करें क्या, तो 6 और 6 देखते हैं, 1 2 3 4 तो कुछ ऐसा ऑप्शन है नहीं, मुझे लग रहा 6 और 5 कराएगा ना, 6 और 5 या 5 और 6, बात तो एक ही है। अब क्या बचता हम लोग पास, कुछ और, अच्छा टोटल जो है संख्याएं पूछा है क्या, कुल संख्याएं कितनी है, तो 2 4 6 8 ही है। ठीक है, तो 8 है, इस तरीके से इसका पेयर बन जाएगा, यानी कि हम लोग इसको लगाएंगे तो x + y बराबर आप 11 समझिए। तो ऐसा कुछ पूछे तो भैया इसको ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से भी हमें आंसर बताना पड़ेगा। ठीक है, इसको मेमोराइज करके रखेंगे, ये वर्ग बनने वाली बात है ना। यदि किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल 16 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, तो 12 से इसको भाग दीजिए, बचा 4, तो 4 शेषफल आएगा। ठीक है, ये आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बताऊं। देखिए 24 से भाग देने पर शेषफल जितना आए, और अगली बार किसी और संख्या से फिर भाग दिया जाएगा उस शेषफल में, तो हम उसी शेषफल में डायरेक्ट भाग देते हैं और कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। फिर जितनी बार जितना बच जाए वही वाला हमारा क्या होता है, आंसर होता है। 2 संख्याओं का लघुत्तम, ये कुछ और ज्यादा नहीं होता है। 2 संख्याओं का एलसीएम 48 है, यदि वे संख्याएं 2 और 3 अनुपात में हो तो उनका योग कितना होगा। तो उनका योग कितना होगा भाई, इनका एलसीएम और एचसीएफ, देखिए ध्यान से देखिए, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है। एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ इसमें से निकाला गया है, जब एचसीएफ निकाल देंगे तब जो है
वो संख्या अनुपात में आ जाती है। तो माना वो जो HCF है ना वो x है, जब x है तो उस अनुपात में हम क्या करते हैं, इनको गुणा कराते हैं, तब वो संख्याएं बनती हैं। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा और गुणे मासा। मासा क्या है, वही संख्या है। ये देखिए फटाफट कितना प्यारा सा सवाल। इसको 3 एकम 3, 3 छक 18 और 2 अट्ठे 16। तो x बराबर कितना है, 8 है। पूछ रहा है वो संख्याएं जोड़ करके, है ना। तो आप इसको जोड़ करके 3 2 5 और 8 पंचे 40 आपका आ जाएगा आंसर। या अलग अलग करना चाहें तो 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24 भी आपका आ जाएगा 40 ही। ठीक है, तो ये नन्हे मुन्ने से सवाल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये देखिए, अच्छा ऐसा वाला जब आ जाए तो होता बहुत आसान है, देखने में तो समझिए कि पसीने निकल जाते हैं, है ना बच्चों के, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, है बहुत ईजी। ऐसा ऐसा करता जा रहा है। इसमें देखिए क्या है, इसमें पेयर बनने लगेगा कि ये जो है आपस में सब कटना शुरू हो जाएंगे, है ना। ये आपस में कटना शुरू हो जाते हैं और लास्ट तक ये हमें प्रोसेस करना होता है। तो देखिए क्या है, 1/√2 + 1 है, तो इसको हम लोग अलग अलग भागों में डिवाइड करने वाले हैं। तो डिवाइड कैसे करें, है ना, कॉन्सेप्ट तो यही बनता है, डिवाइड कैसे करें। देखिए ये जो है आपस में पूरी तरीके से विभक्त होने लगेंगे। इसमें करना क्या है, देखिए ये 1/√2 + 1 है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा परिमेयकरण करा के एक बार देखते हैं कि कितना क्या हो रहा है। परिमेयकरण कराएंगे तो आप देखेंगे इसका क्या बचेगा, नीचे 1 बचेगा और ऊपर क्या हो जाएगा 2 -1 इतना बच रहा है ना, √2 और -1 ये बच जा रहा है। तो इसमें हाँ इतना बच रहा है √2 -1। ठीक है, अगली बार फिर से ध्यान से देखते रहिए, यहाँ पे अब इसकी जगह पे आप लिखिए √2 -1। अगली बार इस वाले में हम क्या कराएंगे, परिमेयकरण। तो नीचे फिर से 1 बच रहा है और ऊपर क्या हो जाएगा, यही चिन्ह बदल करके ये आ जाएगा इस तरीके से। शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। फिर प्लस, फिर नीचे 1 आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा √4 -√3। यही करते करते यहाँ तक आएगा और अगली वाली संख्या जो होगी नीचे 1 होगी और यहाँ पे क्या होगा √100 और -√99। मेरी बात को समझ पा रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे जो शुरू हुई संख्या वो देखिए इधर से आके कट रही है ना, प्लस की संख्या यहाँ से आके यहाँ कहीं से कट रही है। फिर ये वाली जो संख्या है यहाँ से आके कहीं यहाँ कट रही होगी। ठीक है, फिर इधर वाली जो संख्या होगी वो कहीं कहीं यहाँ से आके इसको डिवाइड कर रही होगी, है ना। तो इसको जो है 99 को ही, हाँ 99 जो है पहले इधर होगा ना, तो 99 को काट रही होगी। अब देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है, माइनस का 1 है और ये बचा है 10, तो प्लस का तो यानी 100 है तो उसमें से निकल जाएगा 10। तो बचा क्या भाई, प्लस का 9। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, प्लस का 9। देखने में बड़ा लगता है लेकिन होता बहुत आसान है। शायद आप समझ गए हैं मेरी बात को, है ना। और अच्छा, इससे कुछ टॉपिक्स में कोई भी डाउट हुआ करे तो आप कमेंट करें, है ना, कि ये इसमें दिक्कत है, तो उसका पूरा टॉपिक ही कंप्लीट कराया जाएगा। आगे ए और बी, ये बड़ा दिन बाद मिला है, बहुत सारे सेट के बाद ये मिला है। ए बी की तुलना में, या मैं कहूँ कि सेट में मुझे पहली बार मिला है। पहले मैं मतलब ऐसे सॉल्व करना वो अलग था। ए बी की तुलना में 2 गुना बेहतर कामगार है, वे दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं। तदनुसार यदि ए अकेला उस काम को करे तो वह कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए कौन बेहतर 2 गुना कामगार कौन है भाई, ए बी की तुलना में 2 गुना बेहतर काम करता है। यदि कोई काम ए x दिन में करेगा तो बी उसी काम को 2x दिन में करेगा, और ये दोनों मिलकर के 14 दिन में काम करते हैं। तो फाइनली कितने दिन में क्या कर लेंगे भाई, अच्छा इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे बचेगा 3 और 1/14। इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो x बराबर क्या होगा 21। पूछ क्या रहा था वो, ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ये बाबू साहब ए का ही काम है तो 21 दिन में
कर पाएंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, 4 सवाल और है, प्यार से समझते चलिए। किसी राशि पर अर्धवार्षिक रूप से देय चक्रवृद्धि ब्याज और उसी राशि पर 1 वर्ष के सामान्य ब्याज का अंतर 180 है। यार ये जो थोड़ा सा ये इसने बदतमीजी करी है ना, अलग अलग कर दिया। अगर एक साथ बोलता तो उसको हम लोग CI माइनस SI वाला लगा लेते हैं, ठीक है। यदि उन दोनों की स्थितियों में ब्याज की दर 10% है तो मूल राशि कितनी थी? मूल राशि कितनी थी? क्या करेंगे, बेसिक लगाएंगे। बेसिक लगाने से तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है ज्यादा, है ना। देखिए सामान्य ब्याज और वो जो ब्याज है वो उसका अंतर आ रहा है 180, है ना। क्या बताया जाए, चलिए अलग अलग सॉल्व ही कर लेते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। चलिए अच्छा मैं इन दोनों का एक साथ पहले CI का निकालेंगे, CI का निकाल लेते हैं हम लोग। तो CI हो जाएगा P और 1 प्लस R अपान R की वैल्यू कितनी है 10/100 की पावर T क्या है, जो T है अर्धवार्षिक रूप से देय है चक्रवृद्धि, ठीक है, 1/2 है ये। इसका 1/2 है, तब तो थोड़ी सी हम लोग इसमें फंसने लगेंगे 1/2 करने में। और इसका कितना है, इसका तो 1 वर्ष ही है। अर्धवार्षिक रूप से देय, अर्धवार्षिक रूप से देय चक्रवृद्धि ब्याज उस राशि पर 1 वर्ष के सामान्य ब्याज का अंतर 180 है। तो दोनों स्थितियों में ब्याज की 10% रही है तो मूल राशि। अच्छा वो अर्धवार्षिक देय होगा लेकिन वो भी 1 साल के लिए है, यानी 2 किस्त उसकी भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है उसी राशि पर 1 वर्ष के सामान्य ब्याज का अंतर है। ये अर्धवार्षिक जो देगा वो और इसका 1 वर्ष का, है ना। तो टाइम का कुछ भी कहीं मेंशन कहीं नहीं किया गया है, ये तुलना की गई है बस। तो इसको हम लोग 1 ही वर्ष मान के चलेंगे तब थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लेंगे 1 यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है। और लेकिन 10 नहीं होगा, जब अर्धवार्षिक है तो जो 10% जो है वार्षिक है ना, तो ये 5 होगा। यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाया करेगा। तो 21/20 है, उसका स्क्वायर है और यहाँ पर -1 है, यानी कि 441 और 400, तो 400 घटा लेंगे तो बचेगा क्या 41 P/400, ठीक है। ये आ गया इसका CI, ठीक है। SI वाला निकाल लेंगे तो SI क्या होता है भाई, PR की वैल्यू कितनी है 10 और T कितना है 1 ही है बटे 100। ये थोड़ा सा इजी है, तो 10P सॉरी ओनली P/10। अब इन दोनों का अंतर कितना है, देखिए 41 P/40 माइनस P/10 बराबर कितना है 180 है। तो P ही पूछा है तो इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, 40 ही आएगा। और यहाँ पे 41 P और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 40 माइनस का 40 P, ठीक है। 10 चौके 40 हो जाए ना, 10 में 4 बार करेंगे तो ये बचा सिर्फ P/40 और बराबर 1800, तो सॉरी सिंगल 0 इधर जाएगा तो गुणा कराएंगे 8 चौको 32 और 8 कम सॉरी 4 कम 4 4 3 7 और यहाँ पे 1 0 और 1 और 0, इतना 0 हो जाएगा मतलब। लेकिन यहाँ पे कितना था, यहाँ पर यार 1 ही 0 है तो यहाँ 3 0 कहाँ से आ गया, हम लोग पास तो 2 ही 0 आ रहा है।
तो कोई बात नहीं है, हम लोग पास जो जो जितना जीरो आ रहा है वो सारा जो है सारा का सारा मेहनत का जीरो है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आगे चले हम लोग। चलिए भैया, अब देखिए आगे सवाल है, निर्देश दे रखा है, उसमें क्या बोल रहा है, एक कंपनी द्वारा उर्वरकों का उत्पादन 10,000 टनों में वर्ष 1995-2002 के दौरान दिखाया गया है। पूछा क्या है, वर्ष 1997 की तुलना में वर्ष 1998 में उर्वरक के उत्पादन में कितने % की कमी आ गई। तो 97 और 98 को देखते हैं। तो 97 60 है और 98 45 है, तो घटाएंगे, इसमें कितना बचेगा भैया, बचेगा 15, और कमी कितने की हो रही है, देखिए वापस आ रहा ना, तो कमी हम निकालेंगे तो 15/60, तो 15 चक्कू 60, हम देख रहे हैं 25% की कमी हो गई है। कितने % की, तो 25% की। आगे बढ़े जी, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितने वर्षों में उर्वरकों का उत्पादन प्रदत्त वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक हुआ, यानी औसत उत्पादन से अधिक हुआ है कितने वर्षों में। तो इसका हमें औसत एवरेज भी निकालना पड़ेगा, तभी कुछ कर पाएंगे हम लोग, है ना। और फिर देखेंगे उससे कितना ऊपर कितने लोग हैं। एक मिनट, हम लोग कहाँ हैं, यहाँ आते हैं, सबको जोड़िए, जोड़ने में समस्या है। देखिए 6 4 10 यानी 100, और ये 25 और 45, तो ये हो जाएगा 70 में ये जोड़ देंगे हम लोग 65 को भी पहले इधर ही जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 7 7 14, और यहाँ पे 70, और ये 50 और 80 है, 8 5 13, और बटे ये वाला 100, जोड़ेंगे 0 आएगा, 7 3 10 10 और 4 14, 1 2 3 और 1 4, बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना। डिवाइड कर लेते हैं, 8 पंचे 40 और 8 पंचे 40, 55 से जो ऊपर गया उसको हम लोग गिन लेंगे, तो 1 2 3 और 4, 55 से ऊपर 4 लोग गए हैं, तो उसका आंसर कितना आएगा, 4। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसमें हो जाएगा 4। आगे क्या, किसी वर्ष में अपने पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन की प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, यानी बहुत तेजी से जो बढ़ा हुआ है परसेंटेज में। तो 25 से 40 के बीच में देखिए 15 का है, तो वृद्धि देखेंगे तो 15 गुणे 100 और 25 यानी कि 15 चक्कू 60, ये 60% की वृद्धि यहाँ हो रही है। और मुझे तो यही लग रहा है कि ये 20 और इसका करेंगे तो आएगा, ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो 25 हो जाएगा, 25 दूनी 50, ये 50 का ही अंतर हो रहा है। और इधर देखेंगे 45 और 65 के बीच में, तो ये भी 20 और 45 है, तो ये भी नहीं बनेगा। देख लेते हैं फिलहाल, 20 और अंतर कितने का है, 20 का, गुणे 100 बटे क्या है 45 है। तो भाई 5 ने 45 ही होगा, 5 चक्कू 100, और 9 से करेंगे तो 9 कम 9 9 कम 9, तो 11 चक्कू 44, 44 के अंदर ही आसपास ही रह गए महोदय। और इसमें कितना भाई, ये 75, तो 25 बटे 50 गुणे 100, तो हो जाएगा 25 दूनी 50, यानी ये भी 50 में ही रहेगा। यानी कुल मिला के ये वाला हम लोग का आंसर था। पूछ रहा है कौन सा वर्ष है, तो 1995, और 1995 से आगे वाला था ना 96। ठीक है, 96 में ही वृद्धि हुई है, तो 1996 इसका करेक्ट आंसर होएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है, लास्ट है, 1996 से 1997 में उर्वरकों के कुल उत्पादन और वर्ष 1995 से 98 तथा 2000 के कुल उत्पादन का अनुपात क्या होगा। देखिए 1996 और 97 में उर्वरकों के कुल उत्पादन, और 95 98 और 2000, भैया इनको जो है अनुपात में निकालना है। तो देखिए 96 और 97, उसके बाद 95 के बाद टॉप करेंगे। तो देखिए 96 और 97 का अलग होगा, ये 100 हो जाएगा, 95 98 और 2000, 99 नहीं है, तो इसका 50 और ये 45, ऐसा इसको जोड़ लेंगे तो 25, और ये हो जाएगा 70, और 70 ये कितना है भैया 50 है,
तो 12 यानी कि 100:120। ये हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 6:5। तो कितना आ जाएगा 6:5 इसका करेक्ट आंसर। पहले किसको बोला है, पहले पूछा है इसको, तो ये 6:5 नहीं 5 आएगा, 5:6 है। ठीक है, पहले इन लोगों का कहा था तो ये 100 वाले थे तो 5:6। ठीक है, तो ये 5:6 ही आएगा, ये भी ध्यान देना है पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये आपका सेट यहाँ पे समाप्त होता है। 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी को बजा दीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।